जब हम अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड यानी कि उसके अक्रॉस, उसके पार जाकर, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के पार जाकर बिजनेस करते हैं तो उससे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि एक नेशन और दूसरा नेशन दोनों के बीच में होता है इंटरनेशनल बिजनेस, हम उसको कहते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 11। भाई सब क्या कोइंसिडेंस है ना, क्लास 11 चैप्टर 11। तो यहाँ पर है इंटरनेशनल बिजनेस इस चैप्टर का नाम। देखो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए रीजंस कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों हम करते हैं। देखो जो फंडामेंटल रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस का, दैट इज कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड। यानी कि कंट्रीज जो हैं सारे प्रोडक्ट सेम टू सेम तरीके से नहीं बना सकती। हर कंट्री के अंदर हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। किसी देश की धरती में कोई रिसोर्स पाया जाता है, किसी देश की धरती में कोई रिसोर्स पाया जाता है। तो उस हिसाब से जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफर करती है कि वहाँ पे कोई रिसोर्स है तो उस हिसाब की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस रिसोर्स से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वो वहाँ पे होंगी। यहाँ पे कोई और रिसोर्स है, यहाँ इस रिसोर्स से कोई और चीज़ मैन्युफैक्चर होती है वो होगी। साथ ही साथ डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी लेवल्स, यानी कि लोगों की प्रोडक्टिविटी लेवल्स के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। देखो इंडिया और चाइना के अंदर क्या लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव चीज़ें होती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो लेबर ऐसे फिजिकल काम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो फिजिकल काम में ज़्यादा रहते हैं। चाइना के अंदर वहाँ फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए आदमी चलते हैं। सेम टू सेम इंडिया में भी होता है ना। लेकिन अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज में जब तुम जाओगे तो वहाँ पर तुम देखोगे टेक्नोलॉजी से काम ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर इंसान टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लोग कम है टेक्नोलॉजी ऑपरेट करते हैं। तो ये भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से अपन इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं कि अगर कोई अमेरिका बेस्ड कंपनी है जिसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा लेबर की एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इंडिया में आएगी, चाइना में आएगी लोगों के लिए। इंडियन या चाइनीज़ कोई कंपनी जिसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो वो अमेरिका में जाएगी, जापान में जाएगी टेक्नोलॉजी के लिए। ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमको इंटरनेशनल बिजनेस की। अब देखो कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। सबसे पहले नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर। देखो जो सारे के सारे बायर्स एंड सेलर्स, अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ तो सब इंडियन ही होंगे। मैं भी इंडियन सेलर हूँ अगर, तो बाकी जो मेरे कस्टमर्स होंगे वो भी इंडियन। जब मैं इंडिया से बाहर बिजनेस करूँगा, अगर मैं चीज़ें बाहर बेच रहा हूँ तो मैं इंडियन, लेकिन जो मेरे बायर्स होंगे वो दूसरे किसी नेशनैलिटी के होंगे। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनकी भी नेशनैलिटी अलग अलग होती है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। तो अगर इंडियन में बिजनेस कर रहा हूँ अपने इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक बिजनेस है तो इंडिया की कंपनी, इंडिया के शेयर होल्डर है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ बड़े लेवल के ऊपर, तो मेरे पास शेयर होल्डर जापान से होंगे, अमेरिका से होंगे, भूटान से होंगे, नेपाल से होंगे, पाकिस्तान से होंगे, बांग्लादेश से होंगे, म्यांमार से होंगे, बहुत जगहों से होंगे। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ एफओपी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, पैसा हो गया। मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर। जब मैं इंडिया के अंदर एक डोमेस्टिक बिजनेस कर रहा हूँ तो मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़्यादा होती है। मैं एक जगह से दूसरी जगह पर रॉ मटेरियल भेज सकता हूँ, अपने लेबर को भेज सकता हूँ, पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, समझ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी हो सकती है एक डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। लेकिन जब हम एक इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो मोबिलिटी ऑफ एफओपी काफ़ी कम हो जाती है। अगर मुझे अमेरिका के अंदर बिजनेस करना है तो मैं इंडिया से अमेरिका में रॉ मटेरियल शायद ही भेजूंगा, अगर वो चीज़ वहाँ पर भी अवेलेबल है तो। अगर वो चीज़ वहाँ पे भी अवेलेबल है तो मैं वहीं से खरीदूंगा, भले ही मुझे महंगी मिल रही हो, लेकिन वहीं से खरीद लूंगा वहाँ के काम के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से वहाँ भेजने लगा तो मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो मोबिलिटी ऑफ एफओपी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जो डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर ही ज़्यादा होती है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत कम होती है। उसके बाद कस्टमर हेटेरोजेनिसिटी अक्रॉस मार्केट्स, यानी कि जब मैं एक डोमेस्टिक बिजनेस करूंगा, इंडिया के अंदर ही बिजनेस करूंगा, तो जो सारे के सारे कस्टमर्स होंगे वो सबके सब इंडियन होंगे। लेकिन अगर मैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा तो मेरे पास तो कस्टमर्स होंगे वो डिफरेंट नेशनैलिटीज के होंगे, डिफरेंट कल्चर्स के होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते होंगे, एंड अलग अलग उनके बिलीव्स वगैरह ये सब होंगे। समझ रहे हो, डिफरेंट, कितनी बार डिफरेंट बोलूंगा, मतलब अलग अलग प्रकार के हमारे पास कस्टमर होंगे अगर हम पूरे दुनिया में बिजनेस करेंगे तब। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के अंदर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। देखो जब मैं इंडिया और चाइना के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का, कि मेरे पास लोग ज़्यादा हैं और बहुत सस्ती लेबर है। यहाँ पर तो मैं लोगों से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी है और लोग सस्ते हैं। लेकिन जब मैं अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करूँगा जहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम ज़्यादा है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी सस्ती होगी और लोग महंगे होंगे। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टेक्निक्स होंगी उनका इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा। मेरी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगी वो टेक बेस्ड ज़्यादा होंगी, जापान, अमेरिका, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन इंडिया और चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों का इस्तेमाल अपन ज़्यादा करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं। तो जब मैं एक डोमेस्टिक बिजनेस करूंगा तो मुझे सिर्फ अपनी कंट्री का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे सारी कंट्रीज़ का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। अगर मैं एज एन इंडियन
पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो बिजनेस का मेरा जो पार्ट उसके अंदर रन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे मुझे पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो पार्ट इंडिया में चल रहा है उसको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो जापान में चल रहा है उसको जापान के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो अमेरिका में चल रहा है उसको अमेरिका के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जो नेपाल में चल रहा है उसको नेपाल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो डिफरेंट कंट्रीज में जब हम बिजनेस करते हैं तो सबके पॉलिटिकल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है और रिस्क भी उसी हिसाब से होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क इंडिया में कुछ और होगा, पाकिस्तान में कुछ और, नेपाल में कुछ और, म्यांमार में कुछ और, बांग्लादेश में कुछ और, समझ गए होगे तुम, है ना। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट की साइड से जो रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज वगैरह होते हैं वो भी डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कंपनी के अंदर भी रूल्स रखने पड़ते हैं कि भैया वो लॉफुल हो, हमारे लॉज वगैरह से कंप्लाई करते हो। इंडिया के अंदर जो मैं कंपनी के अंदर चीज़ें कर रहा हूँ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा हूँ, वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सही होने चाहिए। अमेरिका में अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब से सही होनी चाहिए, जापान में जापान की के हिसाब से, कोरिया में कोरिया की गवर्नमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जहाँ भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ इंटरनेशनल, तो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाने पड़ते होंगे। साथ ही साथ करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जब हम एक डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो एक ही करेंसी होती है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो डिफरेंट करेंसीज में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जब मैं इंडिया से यूएसए में बिजनेस करूँगा तो यूएसडी के अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर मैं ट्रांजेक्शन्स करूँगा। कोरिया में अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मैं वॉन के अंदर वो करूंगा ट्रांजैक्शंस, अपने वॉन, वहाँ पर करेंसी चलती है ना, तो वॉन और रुपी के बीच में एक्सचेंज वगैरह होता रह करेगा। करेंगे कभी कोरिया में बिजनेस, तब बताएंगे आपको क्या सिस्टम चल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप कितना है? सबसे पहले मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, जो हमारे गुड्स हैं, जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। मैं इंडियन हूँ, इंडिया का सामान मैं जापान में बेच सकता हूँ, अमेरिका में बेच सकता हूँ, पाकिस्तान में बेच सकता हूँ, नेपाल में बेच सकता हूँ, बांग्लादेश में बेच सकता हूँ एक्सपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अगर मुझे वहाँ का कोई सामान चाहिए, मुझे जापान में कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज़, कोई गैजेट, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वहाँ से उसे इम्पोर्ट कर सकता हूँ। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। उसके बाद सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी होता है। जो सर्विसेज हैं हमारी, जैसे अपने टूरिज्म वगैरह की इंडस्ट्री है ना, जहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स वाले काम होते हैं, वो सर्विस काफ़ी ज़्यादा चलती हैं एक से दूसरे देश के अंदर। और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी चलता है, जैसे फ्लाइट से यहाँ से वहाँ जाना, ये भी तो एक सर्विस ही है। फ्लाइट, ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, तो सर्विस है। इसके बाद आती है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के बारे में शायद आप पहले से भी वाकिफ होंगे, आप हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई इन्वेंशन करा, मैं इंडिया के अंदर बिजनेस करता हूँ, मैंने कोई नया इन्वेंशन करा, कोई नया प्रोडक्ट बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, अमेरिका में किसी एक बिजनेसमैन से कांटेक्ट करता हूँ, उसको उस चीज़ का लाइसेंस दे देता हूँ, जो मैंने नया इन्वेंशन करा है, उस प्रोडक्ट का उसको लाइसेंस दे देता हूँ, उसको वो टेक्निक बता देता हूँ उसे कैसे बनाना है, कि इसे बनाओ, ये मैं तुम्हें लाइसेंस दे रहा हूँ, इसके बदले तुम मुझे टाइम टू टाइम पैसा पे करते रहो और चलाओ अपने बिजनेस को। लेकिन इसके ऊपर जो नाम है वो मेरा रहेगा, क्योंकि मेरा ट्रेडमार्क है भाई, ये समझ रहे हो। नाम मेरा बना के तुम इसको बेचोगे, पैसा कमाओ, दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़े बहुत हमें फीस देते रहो हमारे इन्वेंशन की, साथ साथ नाम हमारा इस्तेमाल करो। ये होती है लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजिंग होती है कि हम अपने ही स्टोर दूसरी कंपनी के अंदर खोल दें, जैसे कि तुमने दूसरी कंपनी के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर खोलते हैं। जैसे कि तुमने KFC और मैकडोनाल्ड्स वगैरह के ये रेस्टोरेंट्स वगैरह देखे होंगे, ये जो आउटलेट्स होते हैं, KFC का हो गया, मैकडोनाल्ड्स का हो गया, और किसका हो गया भाई, एक वो कॉफ़ी वाला ब्रांड है ना बहुत फेमस, क्या नाम है उसका, अरे जो हरे सफ़ेद कलर का जो रहता है, स्टारबक्स। अबे मैं भूल कैसे गया। तो इनके जितने भी आपने आउटलेट्स वगैरह देखे होंगे, ये सब फ्रेंचाइजीज हैं इनकी। मैकडोनाल्ड्स इंडिया की कंपनी तो नहीं है, KFC भी इंडिया की नहीं है, इवन स्टारबक्स भी इंडिया की नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर इनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। तो वो जितने भी आउटलेट्स इनके हैं वो सब इनकी फ्रेंचाइजीज हैं। KFC और मैकडोनाल्ड्स ने क्या करा, इंडिया में चलने वाले कुछ रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट करा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, हमने ये प्रोडक्ट बना रखा, हमने ये नया जो ना खाने का सिस्टम लॉन्च करा है, कॉफ़ी वाले स्टारबक्स वाले कह रहे हैं कि हमने ये अलग अलग प्रकार की कॉफ़ियाँ बनाई हैं, ऐसा करेंगे हम, तुम्हें रेसिपी दे देंगे इसकी कि ये कैसे बनाना है, साथ साथ तुम हमारा नाम इस्तेमाल करोगे, पूरे दुकान हमारे नाम से सजाओगे, ठीक है, हम ही उसको डिज़ाइन करवाएंगे तुम्हारी दुकान को, साथ साथ हमारी ही तुम रेसिपीज़ यूज़ करोगे और वो पैसा भी
और तुम अपने पैसा कमाओ, हमें थोड़ा सा पार्ट उसका देते रहना टाइम टू टाइम। ऐसे होती है फ्रेंचाइजिंग। उसके बाद आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रन कर रही किसी कंपनी के अंदर होते हैं। मान लो मैं इंडियन हूं और मैं किसी दूसरे कंट्री में देखता हूं कोई एक कंपनी काफी अच्छी रन कर रही है, तो मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ये इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। एक तो होते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और एक होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर होता है। प्लांट और मशीनरी वगैरह के अंदर अपन दूसरी कंपनी के इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके लिए पैसा हम पे कर देना, ये वाला प्लांट खरीद लो, ये वाली मशीनरी खरीद लो। साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हमारा उस कंपनी के ऊपर रहता है कि हमारा थोड़ा बहुत उसके अंदर चलती होगी, ठीक है, अपन जो कह देंगे वो चलेगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर नहीं होता, ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर होता है। हम दूसरी कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह खरीद लेते हैं एंड वहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, देयर इज़ नो कंट्रोल। हमारा वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग चलती है, शेयर्स वगैरह हम उसके खरीद लेते हैं, उससे अपन फ़ायदा कमाते हैं। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम उसकी प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में मदद करते हैं, साथ में थोड़ा सा कंट्रोल भी रखते हैं कंपनी के ऊपर। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ फायदों की बात करते हैं। बेनिफिट्स टू द कंट्रीज को क्या फायदे हैं? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से फायदा हो जाता है। जब देखो एक चीज़ की इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग होती है तो वहाँ पर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जिससे कंट्रीज की बढ़िया अच्छी खासी इनकम हो जाती है, तो ये उनको फायदा है। उसके बाद मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा एफिशिएंट यूज हो पाता है। इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज है, अगर बाहर से कोई कंपनी आकर उनको अच्छे से इस्तेमाल करती है, एफिशिएंटली यूज करती है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद बात हो सकती है। साथ ही साथ किसी और कंट्री के साथ भी, मतलब समझ रहे हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोग आएँ जाएँ, इस रिसोर्सेज को निकालें, इस्तेमाल करें, बेचें, खर्चें, समझ रहे हो ना, बढ़िया यूज़ हो सकता है उनका। उसके बाद इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं बताता हूँ कैसे। कोई भी फॉरेन कंपनी आती है हमारे इंडिया के अंदर, कोई इंटरनेशनल बिजनेसमैन आता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो सीधा सीधा ये इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा है कि इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है, इससे इंडिया का ही जीडीपी ग्रो करेगा। उसके बाद इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सभी के लिविंग का स्टैंडर्ड तो इंक्रीज हो ही जाता है, क्योंकि जब सब लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, बिजनेस करेंगे, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज होगा, पैसे का इंटरचेंज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का इंटरचेंज होगा, सभी कल्चर्स वगैरह का इंटरचेंज होगा। हम उनके कल्चर को जानेंगे, वो हमारे कल्चर को जानेंगे। कहीं ना कहीं लिविंग जो है अपग्रेड होगी, क्योंकि सबके रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा ले पा रहे हैं। इसके बाद इसके बेनिफिट्स टू फर्म क्या हो सकते हैं कि जो फर्म इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है उसको क्या फ़ायदा? प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट सबसे बड़ी चीज़ है इनके लिए कि जब ज़्यादा बड़ा मार्केट होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट्स हम कमा सकते हैं। इंडिया के अंदर कोई सामान सस्ते में बना के उसे अमेरिका में भेजो, वो भाई इंडिया से आया, इम्पोर्टेड है, ये है, वो है, बहुत पैसा छाप सकते हैं, है कि नहीं। साथ साथ इंक्रीजेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हमारी कैपेसिटी का ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाता है, क्योंकि देखो इंडिया है, बढ़िया अच्छी खासी डिमांड है यहाँ पे हर चीज़ की। और अच्छी खासी क्या होती है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिमांड है हर चीज़ की, यहाँ पे सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके ला सकते हैं और अपने लोगों में बांट सकते हैं। सॉरी, बांट तो क्या ही सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। तो जो इंसान वहाँ से अपने पास सामान भेज रहा है, जो वहाँ से इंपोर्ट कर रही है फर्म, ये उसका फ़ायदा सीधा सीधा, वो अपनी कैपेसिटी का ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड उनके कंट्री में कम है, लेकिन हमारी कंट्री में बेहिसाब डिमांड है, तो वो अपने सामान को हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट, और हम उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। हम अपनी कंट्री का जो है लोगों की नीड्स पूरी कर देंगे, लोगों की वांट्स पूरी कर देंगे, एंड वो उससे अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनके कंट्री में थोड़ी डिमांड की कमी है, तो हमारे यहाँ आके डिमांड तो यहाँ मिल जाएगी उन्हें। उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। दिस इज अगेन रिलेटेड टू डिमांड के अपनी ही कंट्री में जब किसी अपने ही प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है तो अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए जब अपन अपने सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्रीज में उस चीज़ों की डिमांड हो सकती है, तो उससे फायदा हो सकता है हमें, जो ना ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है हमारी। पहले तो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सकता है कि अपन ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं। ठीक है, हमने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर लिया फॉरेन बाहर एक्सपोर्ट करके, और फिर क्या मन कर रहा है हमारा, भाई अपने को और एक्सपेंड करने का है, मैं चाह रहा हूँ अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपनी कैपेसिटी इतनी है, इतनी ही डिमांड है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता तो हूँ अपनी कंपनी को ग्रो करना और ज़्यादा एक्सपेंड करना, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि और ज़्यादा डिमांड चाहिए मुझे, जो कि नहीं है। वो डिमांड कैसे मिलेगी? और कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करके। वे
वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। अब देखो डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजों के अंदर काफी ज्यादा ही कंपटीशन हो जाता है। जैसे कि तुम अपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर ले लो, जैसे राजस्थान में कोई ट्रेडिशनल कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहां पे अत का कंपटीशन होगा। वहां पे राजस्थान के अंदर तुम देखोगे, इवन पूरे इंडिया के अंदर ही अत का कंपटीशन होगा कि जो राजस्थानी साड़ी है भाई सब जगह मिलती है इंडिया में, राजस्थानी साड़ी है कि नहीं, वो अत का कंपटीशन है। बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, है बढ़िया भारी कंपटीशन। कोई नया बिजनेसमैन इसी इंडस्ट्री के अंदर आता है तो वो उतना फायदा नहीं ले पाता उस चीज का, डिमांड जो ऑलरेडी इतना सारा कंपटीशन है वो ज्यादा अच्छा ग्रो कर नहीं पाता इस चीज के अंदर, वो प्रॉस्पर कर ही नहीं पाता इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। वो भाई साहब इंडियन राजस्थानी साड़ी नाम से एक्सपोर्ट करे अमेरिका के अंदर, लोगों को बहुत मजा आएगा और भाई कुछ अलग आया है मार्केट के अंदर, तो उनके लिए वो बहुत ही नई चीज होगी एंड वहां पर कॉम्पिटिटर्स भी लगभग ना के बराबर मिलेंगे उसे। तो जब अपने डोमेस्टिक मार्केट में किसी चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है तो ऐसे में भी अपन एक्सपोर्ट करके फायदा उठा सकते हैं। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, जब हम अपने देश से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जब हम कदम रखते हैं, हमें बड़ी दुनिया देखने के लिए मिलती है। दिखता है कि यहाँ तो और भी कंपनीज है जो हमसे भी अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ तो ये भी है, यहाँ तो वो भी है, यहाँ के जो लोग अलग हैं। तो जब हमारा दिमाग खुलता है, हमारा व्यू, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो कुछ ऐसे वाइड होता जाता है, तो हमारा जो बिजनेस विजन है वो बड़ा हो जाता है। पहले हम सोच रहे थे थोड़ा बहुत पैसा कमाने की इंडिया के अंदर, कि अपने को करोड़पति बनने का है, 1 करोड़ रुपए साल का कमाना है, अपने को टर्नओवर करना है 1 करोड़ रुपए साल का। लेकिन जब हम इंटरनेशनल जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ तो भाई साहब लोग 10-10 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। 10 मिलियन मतलब 75-80 करोड़ रुपए साल के। तो अपन भी कर सकते हैं यार, हम भी ग्रो कर सकते हैं, उनसे सीखेंगे, समझेंगे, उनके साथ में उस एनवायरमेंट में रहेंगे तो अपना भी बिजनेस विजन बड़ा हो जाएगा।